तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू पोके एक्सटॉक्स। आज मैं लेकर आया हूं सोलो लेवलिंग सीरीज के पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। खैर पहले एपिसोड 1 की ही बात कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग शिप में से एक आइलैंड की तरफ देख रहे होते हैं और उस आइलैंड पर कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला किया होता है। शिप का कैप्टन बोलता है कि इन्हें तो बस हंटर्स ही हरा सकते हैं। इसके बाद हमें हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि उस आइलैंड पर जाते हैं उन मॉन्स्टर को मारने के लिए, और वो मॉन्स्टर बहुत बड़ी एंट्स होती हैं। आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि हर हंटर के पास अपना अपना रैंक होता है, जैसे कि A, B, C, D और E, लेकिन सबसे ताकतवर हंटर का रैंक होता है S। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो मॉन्स्टर एंट्स उन सभी हंटर से लड़ाई कर रही होती है, जिसमें वो हंटर्स बहुत घायल होते हैं और वो एंट आराम से उन्हें मार देती है। तो डेफिनेटली ये हंटर्स ऊंचे रैंक के तो बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद तभी कुछ S रैंक के हंटर्स की एंट्री होती है और वो उन एंट्स को बड़ी आसानी से हरा देते हैं और घायल हंटर्स को अपनी हीलिंग पावर से ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक व्हाइट मॉन्स्टर एंट आ जाती है और हंटर्स को लगता है कि ये सभी एंट्स की रानी है, लेकिन असल में वहां एक व्हाइट एंट नहीं बल्कि ढेर सारी व्हाइट एंट्स होती है। देन तभी वो हंटर्स बड़े आराम से उन सभी व्हाइट एंट्स को भी मार देते हैं। दूसरी साइड शहर में भी वो दोनों एंट्स एंटर कर जाती है और वहां भी डिस्ट्रक्शन करती है। तभी वहां खड़े हंटर अपनी पावर को यूज करके एंट्स की तरफ आग फेंकते हैं, जिससे रेड एंट्स तो मारी जाती है लेकिन व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। फिर बताया जाता है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ था। अचानक से इंसानी दुनिया में एक जादुई पोर्टल खुला और उसमें से अजीब सी क्रिएचर्स बाहर आने लगे, जिन्हें मैजिकल बीस्ट कहा जाने लगा, और इन मैजिकल बीस्ट पर इंसानी औजार का कोई भी असर नहीं होता था। इसके बाद कुछ लोगों को जादुई शक्ति मिली। उन लोगों की शक्ति से मैजिकल बीस्ट को हराया जा सकता था। आगे चलकर इन लोगों को ही हंटर कहा जाने लगा और इन हंटर की शक्तियों के मुताबिक ही इन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, जैसे कि S, A, B, C, D और E रैंक। एक बार ये शक्ति किसी इंसान को मिल जाए तो उसके बाद इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। जिस इंसान को जितनी शक्तियां मिल चुकी है उस इंसान को उन्हीं शक्तियों से ही सरवाइव करना पड़ेगा। इसके बाद सीन चेंज होकर 3 साल बाद यहीं की प्रेजेंट में लेकर जाया जाता है, जहां सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। देन एक आदमी दिखाया जाता है किम नाम का, जो कि हंटर ही होता है, और उसकी मुलाकात काफी टाइम बाद एक और हंटर दोस्त से ही होती है, जो कि बहुत पहले हंटर का काम छोड़ चुका था, और इसका नाम पार्क होता है। तो पार्क किम को बताता है कि मैं हालांकि हंटर का काम छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरी वाइफ अब प्रेग्नेंट है, तो मुझे अब थोड़े ज्यादा पैसे कमाने होंगे। इसीलिए वो वापस हंटर का काम करने लगता है और बोलता है कि पता नहीं मुझ में अब पहले वाली बात रही होगी या फिर नहीं। इतने में अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होती है, जिसका नाम जिन वू होता है। वो भी किम के साथ काम कर चुका है, लेकिन अफसोस कि वो पूरी दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। इसीलिए किम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो वही हंटर हो ना जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। इतने में जूही नाम की एक लड़की आकर जिन वू को बोलती है, क्या तुम्हें फिर से चोट लग गई? और मैंने सुना है तुम पिछले कई हफ्तों से हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। और जूही उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। खैर जूही, जिनवू, किम, पार्क और बाकी सब साथ में आज एक मिशन करने वाले हैं, जिसमें वो उन्हीं मैजिकल बीस्ट के पोर्टल्स में जाएंगे और उन्हें मारेंगे। वैसे इन मैजिकल बीस्ट के पोर्टल के अंदर की दुनिया को डंजन कहा जाता है। जूही और जिनवू बात कर रहे होते हैं। इतने में सब लोग मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। तब हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं और एक आदमी जिसका नाम जोसंग है, वो आज उन सभी हंटर्स के ग्रुप का लीडर बनने वाला है, क्योंकि उन सभी हंटर्स में वही सबसे ऊंचे रैंक का है। इसके बाद सभी लोग पोर्टल में जाते हैं। जिनवू एक बहुत ज्यादा गरीब लड़का है, इसीलिए वो बस एक चाकू को ही खरीद पाता है बीस्ट को मारने के लिए, जिसमें ना के बराबर शक्ति होती है। अपने आप को मोटिवेट करने के बाद वो भी पोर्टल में चला जाता है। इसके बाद हमें चेयरमैन गो दिखाए जाते हैं, जो कि हंटर एसोसिएशन के लीडर है, और वो अभी अभी गवर्नमेंट से मीटिंग करके आए हैं। वो बताता है कि हंटर्स जब भी किसी बीस्ट को मारते हैं तो उन्हें बीस्ट के शरीर से एक स्टोन मिलता है, और हंटर्स इन्हीं स्टोन को बेचकर पैसे कमाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनवू के पास एक स्टोन होता है, जो कि उसने एक बीस्ट को मारकर हासिल किया होता है। इतने में एक बीस्ट आता है और जिनवू पर हमला कर देता है, और जब जिनवू उस पर हमला करता है तो उसका हथियार टूट जाता है। इस कारण जिनवू गिर जाता है और वो बीस्ट जिनवू को घायल कर देता है। लेकिन जिनवू के मरने से पहले पार्क वहां आता है और उस बीस्ट को मार देता है। इसके बाद जूही अपनी पावर्स का यूज करके जिनवू के घाव भरने लगती है। सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन की तरफ, और चेयरमैन बता रहा होता है कि एसेंस स्टोन बड़ी रैंक के मॉन्स्टर को मारकर ही हासिल किए जा सकते हैं, और इन्हीं स्टोन से उन मॉन्स्टर को मारने के हथियारों को बनाया जाता है। इन स्टोन से किसी तरह का भी पोल्यूशन नहीं होता। इन स्टोन के अलावा माना क्रिस्टल भी होते हैं, जिन्हें माइनिंग के टाइम हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये क्रिस्टल बहुत कम पावर्स कंटेन करते हैं, इसलिए इन्हें यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। इस चीज पर गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर्स पर,
वो लोग एक बड़े बीस्ट को हरा चुके होते हैं और दूसरी साइड जिनवू भी ऑलमोस्ट ठीक हो चुका होता है। जूही जिनवू को कहती है कि क्या तुम हंटर अपनी किसी जिद में आकर तो नहीं बने हो, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम मारे जाओगे। जूही जिनवू के लिए सच में काफी केयरिंग है, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है। इतनी देर में सभी हंटर्स को एक गुफा दिखाई देती है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए मिस्टर सोंग जो कि इस हंटर ग्रुप के लीडर है वो कहते हैं हमें इस चीज के बारे में हंटर एसोसिएशन को बताना चाहिए। लेकिन जितने बीस्ट अभी तक हंटर्स को मिले थे उनको मारकर हंटर्स को कुछ खास हासिल नहीं हो पाया था, इसीलिए वो सब चाहते थे कि वो लोग गुफा में जाए और बीस्ट को मारकर स्टोन इकट्ठे करें। इसीलिए सभी बोलते हैं कि हम जब तक ये बात एसोसिएशन को बताएंगे तब तक कोई और हंटर्स आकर सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। इसके बाद मिस्टर सोंग को इस चीज में काफी ज्यादा रिस्क लगता है, इसीलिए वो बोलते हैं कि हमें वोट से डिसाइड करना होगा। आधे लोग जाने के लिए रेडी होते हैं और आधे नहीं। अब बस जिनवू का एक वोट बाकी था जो डिसाइड कर सकता था कि वो लोग अंदर जाएंगे या फिर नहीं। जिनवू से जब उसके ख्याल के बारे में पूछा जाता है तो वो थोड़ा सा डरता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे उसकी छोटी बहन के पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं और अपनी माँ के इलाज के लिए भी, इसीलिए वो बोलता है कि मैं अंदर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक लैब में, जहाँ हंटर्स की पावर्स को मापकर उन्हें रैंक देने का काम किया जाता है। इस रैंक देने के बाद अलग अलग गिल्ड में उनका सिलेक्शन होता है। गिल्ड मतलब एक तरह की कंपनी। मिस्टर चोई भी एक गिल्ड के लीडर है जो कि अपने आदमी से कहता है हमें किसी एज और जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसे ले लो। मिस्टर चोई की गिल्ड में एक बहुत पावरफुल लड़की भी है जिसका नाम है चाहेइन। नेक्स्ट सीन में एक औरत का पर्स चुराकर दो चोर भाग रहे होते हैं, तभी उन चोरों के सामने एक लड़की आती है और यही लड़की चाहेइन है। अचानक से चाहेइन जंप करती है और चोरों से पर्स ले लेती है और उन चोरों का बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। इतने में चाहेइन को लोग पहचानने लगते हैं और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि चाहेइन काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन ये देखकर चाहेइन को थोड़ी शर्म आती है और वो जिसका पर्स था उसे वापस देकर जंप करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड सभी हंटर्स गुफा में तकरीबन 40 मिनटों से चल रहे होते हैं और जिनवू जूही से सॉरी कहता है क्योंकि उसने अपना वोट हाँ में दिया, लेकिन जूही आगे नहीं जाना चाहती थी। इस बात पर जूही जिनवू पर गुस्सा होती है और कहती है कि चलो तुम्हारी गलती के बदले तुम मुझे डेट पर ले जाना एक अच्छे से होटल में, और जिनवू ये सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाता है। इतने में सभी को एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है और सभी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन 2-3 हंटर्स बोलते हैं कि अब मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला और सभी अंदर जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरे सीन में चेयरमैन सभी नए हंटर्स को बता रहे होते हैं कि जिंदा रहने के लिए डरना जरूरी है क्योंकि बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद मिस्टर सोंग गेट को खोलते हैं। गेट खोलते ही अंदर कमरे में सभी मशाले अपने आप जलने लगती है और सब लोग अंदर जाते हैं और इन सबको कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है सिवाय बड़ी बड़ी मूर्तियों के। लेकिन जिनवू को तभी एक सबसे बड़ी और सबसे अलग मूर्ति दिखाई देती है। इतने में एक आदमी मिस्टर सोंग को चिल्लाकर बोलता है कि देखिए यहाँ कुछ लिखा है। फिर दिखाते हैं कि एक मूर्ति बोर्ड लेकर खड़ी है जिस पर 3 रूल लिखे होते हैं। पहला, भगवान के आगे झुको, उनकी इज्जत करो। दूसरा, उनकी तारीफ करो और तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो। इतने में जूही जिनवू को घबराते हुए बोलती है कि ये जो बड़ी वाली मूर्ति है इसकी आंखें हिल रही है और ऐसा लग रहा है कि वो हमें ही देख रही है। इतना बोलते ही बाहर जाने का दरवाजा बंद हो जाता है और सभी लोग घबरा जाते हैं, पर एक डी रैंक का हंटर गेट की तरफ जाकर बोलता है तुम लोगों को यही रहना है तो रहो, और अचानक उसके गेट तक पहुँचते ही एक मूर्ति उसका सर धड़ से अलग कर देती है। इसे देखकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और जिनवू सोचता है कि जो मरा वो डी रैंक का हंटर था, अगर वही एक झटके में मर गया तो मेरा मरना तो तय ही है। फिर जिनवू सबसे बड़ी मूर्ति की ओर देखता है और तभी उस मूर्ति की आंखें हिलने लगती हैं। इसके बाद 1 मिनट तक जिनवू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें दिखाते हैं कि जिनवू पहले भी कई बार मरते मरते बच चुका है। एक बार एक बीस्ट ने उस पर हमला कर दिया था, तब वो कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा था। उससे पहले भी वो एक बार भूल भुलैया में फंसकर भूखा ही मरने वाला था। अधिकतर जिनवू बैठकर बस बाकियों को लड़ते हुए ही देखता रहता था, पर देखने से उसे इस चीज का काफी ज्यादा अनुभव हो गया था कि कब हमला होने वाला है। सेम वैसे ही जिनवू को इस बार भी पता लग गया था कि हम पर हमला होने वाला है। यहाँ पर जिनवू का फ्लैशबैक खत्म होता है और जिनवू चिल्लाकर बोलता है कि सब लोग झुक जाओ। इतने में ही वो बड़ी मूर्ति अपनी आंख से जादुई हमला करती है जिसमें एक हंटर तो जलकर राख हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हंटर्स झुक जाते हैं। और यहाँ पर जिनवू सोचता है कि ये क्या हो रहा है और बहुत घबरा कर बोलता है कि हम सब मरने वाले हैं। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। जल्दी ही मैं इस पूरी सीरीज को एपिसोड आने से पहले ही कवर करने वाला हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट सही रहा तो। इसीलिए आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। एंड हाँ, यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक भी कर देना और कमेंट में बताना सोलो लेवलिंग के बारे में आपका क्या सोचना है। फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।